साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित MCQ क्वेश्चंस। और ये हमारे पोषण एवं स्वास्थ्य की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास इसकी डाल दी है। आपने अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले ये क्लास देखने के बाद अब वो क्लास ज़रूर देखिएगा। और ये जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपकी थ्योरी वाइज क्वेश्चन हैं, तो इसमें हमने आपकी थ्योरी से निकाल कर जो आपके टॉपिक हैं सिलेबस में, उन टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने इस क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो ऐड किए हैं। तो आई होप आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए, इसका हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हमारी क्लासों से आपके क्वेश्चंस आएँ और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो क्लासेस हैं ये रेगुलर चलेंगी अब आपके लिए महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती है 2024 की, उसके लिए, और जिसमें हम आपको हर एक टॉपिक को MCQ फॉर्म में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारी इन क्लास की PDF चाहिए रहे तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF ले सकते हैं और हमारे चैनल की कोई इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। जो न्यू अगर क्लासेस आने वाली रहेंगी तो उसका भी हम आपको उस पर अपडेट नोटिफिकेशन देते रहेंगे। तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारी क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले आप प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिए, है ना, शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो रोज़ की क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आई होप आपने क्लास को लाइक भी किया होगा, शेयर ज़रूर कर दिया होगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिएगा अब हमारी क्लास हम स्टार्ट कर दें। चलिए, आपके पास 20 सेकेंड है, जल्दी से हमारी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइएगा, गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A सबसे अधिक मिलता है, या विटामिन B, या फिर विटामिन C, या फिर विटामिन D? हर क्वेश्चन के बाद आपको 20 सेकेंड का टाइम मिला करेगा। उस 20 सेकेंड में आप अपना क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन का जब आप आंसर करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का जो भी आप आंसर लगाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। बताइए, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो इसका आंसर ज़रूर लगा देंगे। चलिएगा, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और हम इसका जो आंसर है वो लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो गाजर में जो है विटामिन A सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन A जो है सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। विटामिन A किसमें? गाजर में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लें तो देखिएगा कि हमने हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशंस भी लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए, गाजर में विटामिन A का सबसे अच्छा गाजर को विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन A में कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन A में क्या होता है? कैरोटीन पाया जाता है। और ये जो कैरोटीन होता है वो मानव यकृत द्वारा कैरोटीन को विटामिन A से संश्लेषित किया जाता है। जो हमारा यकृत होता है वो क्या करता है? विटामिन A से कैरोटीन को प्राप्त कर लेता है, संश्लेषित करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी नामक जो रोग है वो हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में जो साइडनेस भी बोला जाता है, ठीक है। चलिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, शॉर्ट साइडनेस तो क्या है हो जाएगा? निकट दूरदर्शी हो जाए, निकट जो दोष होता है ना वो हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, है ना। और इससे क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित लवण में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइएगा, हरित लवण में कौन सा खनिज मिलता है? कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, या फिर जो बेरिलियम मिलता है, या फिर निकेल मिलता है? बताइएगा कौन सा तत्व मिलता है, बताइए। जो हरित लवण होता है उसमें कौन सा, चलिए कौन सा इसमें से हरित लवण में कौन सा खनिज मिलता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, निकेल। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। और हरित लवण आप ये भी बताइएगा, हरित लवण किस में पाया जाता है? ठीक है, बताइएगा। चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हरित लवण में कौन सा? तो मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीशियम खनिज तत्व भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हरित लवण जो है प्लांट्स में मिलता है और इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या करता है? प्लांट को हरे रंग का बनाने में, जो पत्तियों को हरे रंग देने में मदद करता है। इसके अलावा इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं और मैग्नीशियम धातु आयरन क्लोरोफिल में पाया जाता है ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवण, उसमें पाए जाने वाला जो हरे रंग का वर्णक होगा वो क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल कहलाता है। और ये जो मैग्नीशियम धातु आयन जो रहती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? मैग्नीशियम, ठीक है। जो हरित लवण रहता है उसमें कौन सा खनिज तत्व होता है? मैग्नीशियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? बताइए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किस अंग में किया जाता है? आंत में किया जाता है, पेट में किया जाता है, यकृत में किया जाता है, या फिर अग्नाशय में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? आंत में, पेट में, यकृत में, या फिर अग्नाशय में? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर किया जाता है? चलिएगा आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यकृत में। यकृत में क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है। अच्छा, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है कि यकृत रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो यकृत रहता है हमारा वो क्या करता है? रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। और ग्लूकोज एक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है। लेकिन एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसलिए ग्लूकोज के प्लेस पर कार्बोहाइड्रेट का भी मतलब नाम का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, प्रयोग कर सकते हैं। और जिसके कारण ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रूप में संग्रहित करता है, तो जिसके कारण क्या होता है? हमारे रुधिर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, तो यकृत क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दूध की प्रकृति क्या है? बताइए, हल्की अम्लीय है, हल्का क्षारीय होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, या फिर अत्यधिक क्षारीय होता है? अगर आपको मिल्क का पीएच मान पता होगा तो आप बता सकते हैं कि दूध के पीएच की प्रकृति कैसी होती है? हल्की अम्लीय होती है, या हल्की क्षारीय होती है, या अत्यधिक अम्लीय होती है, या अत्यधिक क्षारीय होती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हल्का अम्लीय होता है। जो दूध जो रहता है वो कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। देखिए
क्या होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से लेके 6.7 तक होता है। इसलिए ये कैसा होता है, 7 से कम होता है और 7 से थोड़ा ही कम होता है, इसलिए हल्का अम्लीय होता है। तो जो दूध जो रहता है वो कैसा होता है, हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के निर्माण में के लिए उत्तरदायी होता है। हमने इसका, अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो हमने इसका नाम भी बताया था आपको कि जो जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है। लाइकोपोडियम होता है, खमीर होता है, लैक्टोबैसिलस होता है या फिर फफूंद होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा जीवाणु है जो दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। बताइएगा, बताइएगा। चलिएगा, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु होता है, ये क्या करता है, दही के निर्माण, मतलब ये क्या करता है, दूध को किस में बदल देता है, दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो दूध से दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनाता है। अगर इसका देखें हम एक्सप्लेनेशन तो देखिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जो दूध में जो लैक्टोज होता है उसको किस में परिवर्तित कर देता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और बढ़ती हुई अम्लीयता दूध के प्रोटीन केस में क्या, किसका, केसिन का निर्माण करती है। और ये जो मतलब केसिन का निर्माण होता है उसी के कारण क्या हो जाता है, दही बन जाता है। तो दूध से दही कैसे बनेगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसके उपाचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। बताइएगा, इनमें से निम्नलिखित में से किसके उपाचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से या फिर खनिज से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके उपाचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप भी हमारे साथ आंसर लगाते हुए चलिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब बसा। निम्नलिखित में से, मतलब कि ये जो बसा होता है उपाचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। देखिए इसका हम देख लेते हैं कि बसा के उपाचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम बसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। मतलब 1 ग्राम अगर बसा है और उसका अगर पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है तो उसके द्वारा हमको 9.3 kg किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, है ना, मुक्त होती है। और ये जो सामान्यता एक वयस्क व्यक्ति को 20 से लेकर 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है ना। हम एक वयस्क व्यक्ति है, उसको अगर 20 से लेकर 30% जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त हुई होगी, वसा से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य प्रमुख घटक कौन सा है। बताइए भोजन का कौन सा प्रमुख घटक है। इसमें से ग्लूकोज है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर सेलुलोज है। बताइए भोजन का प्रमुख घटक है कौन है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर सेलुलोज है। बताइएगा क्या है भोजन का मुख्य घटक, बताइएगा। आप भी हमारे साथ आंसर लगाते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और राइट आंसर क्या है हमारे पास, सी, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, भोजन का मुख्य प्रमुख घटक होता है। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन का प्रमुख घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का भी होता है, हाइड्रोजन का भी होता है और ऑक्सीजन का भी होता है। शर्करा के स्रोत जैसे कि शहद, चपाती, जूस, आलू इत्यादि भी
से ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमको मिल जाती है। तो प्रमुख भोजन का प्रमुख जो घटक है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? बताइए, इनमें से किस चीज़ के दूध में होता है जिसके कारण दूध मीठा लगता है? सुक्रोज के कारण, माइक्रोज के कारण, कैरोटीन के कारण या फिर लैक्टोज के कारण? बताइएगा, इनमें से किस की प्रेजेंस के कारण जो दूध है उसमें मिठास आ जाती है? बताइएगा, बताइए। सुक्रोज के कारण, माइक्रोज के कारण, कैरोटीन के कारण या फिर लैक्टोज के कारण? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके कारण, लैक्टोज के कारण। लैक्टोज के कारण क्या है, दूध क्या हो जाता है, मीठा होता है। ठीक है, अगर इसका देखें तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। ये कैसी है, एक प्राकृतिक शर्करा होती है और ये एक डाइसेकेराइड शर्करा है। ये क्या है, डाइसेकेराइड है, मोनो नहीं है, आप याद रखें, डाइसेकेराइड शर्करा है। और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। किससे, गैलेक्टोज से और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है और दूध की मिठास का कारण होती है। कौन, लैक्टोज। आप याद रखें, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण ही दूध क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भैंस के दूध का औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? बताइए, भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 7.7%, अच्छा ये डबल हो गए, 7.8% कर लीजिए इसको, और 4.2%। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध जो भैंस के दूध होता है उसमें कितने प्रतिशत जो है औसत वसा मिलती है? 7.2%, 7.7%, 7.8% या फिर 4.2%? तो इसका राइट आंसर आप दीजिएगा सभी लोग। आप भी साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर्स लगाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए टाइम समाप्त हुआ आपका और ऑप्शन क्या है, 7.2%। 7.2% जो है वो क्या है, भैंस के दूध में औसतन वसा मिलता है। ठीक है, अगर हम देखें कि भैंस के दूध में औसतन जो औसत मात्रा वसा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 7.2% होती है। जबकि गाय के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है, 3.5 से लेके 4% तक। कितने, 3.5 से लेके 4% तक। आप इसको याद रखें ना, 40 नहीं है, ये 4% है। ठीक है, मतलब कि इसलिए बच्चे को जो है दूध किसका पिलाया जाता है, गाय का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उसमें वसा की मात्रा कम होती है ना। तो भैंस के दूध में कितनी होती है, 7.2। वहीं पर अगर हम गाय के दूध में देखें तो 3.5 से लेके 4% तक उसमें क्या होता है, फैट होता है, वसा होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज, लवण, लैक्टोज इत्यादि भी होते हैं, है ना। दूध में क्या होता है, प्रोटीन भी मिलेगा, खनिज, लवण और लैक्टोज भी होता है। दूध का पीला रंग जो होता है वो दूध में जो कैरोटीन मौजूद होता है उसके कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैंस के दूध में औसतन कितना मात्रा में वसा होता है, तो 7.2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? बताइए, उस किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाएगा? विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन ई को या फिर विटामिन के को? बताइएगा, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड रुकिएगा, बताइए किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, बी को कहा जाता है, सी को, ई को या फिर के को? तो बताइएगा, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? चलिएगा,
आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विटामिन ई। विटामिन ई को कौन सा विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई जो है विटामिन ई मानव त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाती, जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणें जो आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनसे मानव की त्वचा को बचाती है। और इस विटामिन को प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोला जाता है, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौंदर्य का विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों की किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है, बताइए। इसमें से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है। इसमें है ना सहायक बोला है, ना कि जो मेन नहीं है। इसमें सहायक आहार किसको कहा जाएगा, वसा को कहा जाएगा, हार्मोन को कहा जाएगा, प्रोटीन को, या फिर विटामिन को, बताइएगा किसको सहायक आहार कहा जाता है, बताइए। जो हम भोजन करते हैं उसमें सहायक आहार के रूप में इनमें से कौन है जो कार्य करता है, वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन, बताइए कौन करता है। चलिए, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, डी। मतलब जो विटामिन्स होते हैं भोजन में वो क्या करते हैं, सहायक आहार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए जो फ्रेडरिक हॉपकिंस थे उन्होंने बताया था कि विटामिन बे यौगिक होते हैं जो सहायक आहार के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इनकी कमी से क्या हो जाता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये किसने कहा था, तो फ्रेडरिक हॉपकिंस ने कहा था। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक सहायक आहार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य है, बताइए। इनमें से कौन सा जो है मार्ग जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य, कैल्विन चक्र, या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, या फिर TCA चक्र, या फिर पेंटोज फॉस्फेट मार्ग, बताइएगा। इसमें से कौन है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा और अमीनो अम्ल, ये तीनों के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य मार्ग है। कैल्विन चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, TCA चक्र, या फिर पेंटोज फॉस्फेट मार्ग, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, TCA चक्र। कौन सा, TCA चक्र, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल का तीनों का एक ही मार्ग पर क्या करता है, ऑक्सीकरण कर देता है। अगर हम इसके बारे में देखें तो देखिए, एसिटाइल COA कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल, ठीक है, इनके ऑक्सीकरण का सामान्य मार्ग होता है। ये TCA चक्र में प्रवेश करता है, इसलिए TCA चक्र शर्करा, प्रोटीन और अमीनो अम्ल की ऑक्सीकरण का एक क्या हो जाता है, मार्ग बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य कौन है, TCA चक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा अणु 6 कार्बन साइट्रेट बनाने के लिए TCA चक्र में 4 कार्बन आइसो ऑक्सलोसेट के साथ संयोजित करता है, बताइए। इनमें से कौन सा एक अणु होगा ये जो कि कार्बन के 6 साइट्रेट बनाने के लिए क्या करेगा, TCA के जो 4 कार्बन आइसोलेट होते हैं उनके साथ जुड़ेगा। कौन सा, लैक्टिक एसिड जुड़ेगा, NADH जुड़ेगा, ATP जुड़ेगा, या फिर एसिटाइल COA जुड़ेगा, बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, कि कौन सा अणु 6 कार्बन साइट्रेट बनाने के लिए TCA चक्र में 4 कार्बन आइसोलेट के साथ संयोजित होगा, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डी, एसिटाइल CoA। क्या एसिटाइल CoA जो है वो क्या करेगा कि 6 कार्बन साइट्रेट बनाने के लिए TCA चक्र के 4 कार्बन आइसोलेट के साथ क्या करेगा? संयोजित करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटाइल CoA। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि TCA चक्र निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए, TCA चक्र जो है इनमें से किस एंजाइम द्वारा नियंत्रित होगा? साइट्रे सिंथेज के द्वारा, या फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, या फिर माल्ट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, या फिर जो है ये गलत है, फिर अच्छा बताइएगा इसका तो ऑप्शन ही। ठीक है, इस ऑप्शन में से ही बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ही आ गया आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लगाइए कि TCA जो चक्र होता है वो क्या होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये किसके द्वारा होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ये क्या होता है? नियंत्रित होता है। और इसमें अगर हम देखें तो ये एक क्या होता है? ये लिखा भी है TCA चक्र आइसो डिहाइड्रोजिनेज द्वारा क्या हो जाता है? नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो रुधिर का थक्का जमाने में क्या होगा? सहायक होगा। ठीक है, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B या फिर विटामिन K? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। बताइए कि कौन सा एक विटामिन है जो कि रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B या फिर विटामिन K? चलिएगा बताइएगा। चलिए आपका टाइम भी कंप्लीट होता है और इसका जो राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन? विटामिन ए। विटामिन के। विटामिन ए से क्या होता है? तो विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी से क्या होगा? स्कर्वी। विटामिन बी से बेरी। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें दिया भी है। और विटामिन के अगर आपको मतलब किससे मिल जाएगा? तो अंडा, गोभी, मछली, है ना, और ये जो हरी सब्जियां हैं इन सबको खाने से क्या हो जाता है? विटामिन के की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल, गलत बात है। क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मैम सर कोई हमसे न्यू जुड़े हैं, इन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? अगर थोड़ी देर पहले आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप राइट आंसर इसका बता देंगे। विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से या फिर विटामिन के की कमी से? बताइए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन के? इनमें से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं। और जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें जो ऑप्शन है ये गलत है, ये विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, जबकि सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है,
तो विटामिन सी एक्सप्लेनेशन में सही लिखा है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे क्या होता है, मसूड़ों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और बाद में मसूड़ों से क्या हो जाता है, खून भी आता है। और विटामिन सी जो रहता है वो खट्टे फलों से हमें अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे संतरा, नींबू, है ना, ये जो रहते हैं ये विटामिन सी ही देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शर्करा किस वर्ग को शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है, बताइए। इनमें से कौन शर्करा का कौन सा वर्ग है जिसको अशर्करा बोलेंगे, मोनोसेकेराइड को, या फिर डाइसेकेराइड को, पॉलीसेकेराइड को, या फिर ओलिगोसेकेराइड को, बताइएगा। इनमें से जो शर्करा का कौन सा वर्ग होगा जिसको आप अशर्करा के रूप में जानते हैं, बताइएगा। मोनोसेकेराइड को, डाइसेकेराइड को, या फिर पॉलीसेकेराइड को, या फिर ओलिगोसेकेराइड को, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आपका टाइम समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी जो शर्करा का जो सी ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड, इसको अशर्करा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, अशर्करा के रूप में जाना जाता है। अच्छा देखिए, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड की हजारों सेकेराइड इकाइयों को जोड़ने पर पॉलीसेकेराइड बनते हैं, इसलिए ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और इन्हें अशर्करा भी कहा जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आ जाएगा, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ये सब क्या हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जो मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। अच्छा, मोनोसेकेराइड का उदाहरण देखें तो क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। ग्लूकोज किस में जाता है, मोनोसेकेराइड में आता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें कि डाइसेकेराइड में कौन आ जाएगा, तो ये जो लैक्टोज वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, डाइसेकेराइड में आ जाते हैं, है ना। ग्लैक्टोज, ये भी ओलिगो में यही आ जाएंगे, लैक्टोज आ जाएगा, लैक्टोज आ जाएगा, ये भी, है ना। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा का वर्ग जिसे आगे विभाजित नहीं किया जाता वो कौन सा, बताइए। इनमें से शर्करा का कौन सा वह वर्ग है जिसको अब विभाजित नहीं किया सकता, मतलब लास्ट यूनिट होती है शर्करा की, बताइए। मोनोसेकेराइड, या फिर डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, या फिर ओलिगोसेकेराइड, बताइए। इनमें से कौन सा एक वर्ग है शर्करा का जिसको आगे फिर क्या विभाजित नहीं किया जा सकता है, बताइएगा कौन सा है इसमें से, बताइएगा। आप भी क्वेश्चन का आंसर लगाते हुए चलिएगा, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है। राइट आंसर क्या है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होती है, शर्करा की सबसे छोटी यूनिट होती है, और इससे ही मिलके क्या बनते हैं, डाइसेकेराइड बनते हैं। अगर दो अणु मिल जाएंगे और बहुत सारे, दो से अधिक अणु मिल जाएंगे, बहुत सारे अणु मिल जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा, पॉलीसेकेराइड बना लेता है। तो मोनोसेकेराइड को हम मतलब कि विभाजित नहीं कर सकते, ये सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड सबसे साधारण शर्करा होती है, इसको आगे बांटा नहीं जा सकता, और इसमें कौन आ जाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई, फंक के द्वारा, पुलिंग के द्वारा, या बर्जीलियस के द्वारा, या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा, बताइएगा कि ये जो प्रोटीन है इसकी खोज किसने की थी, बताइए। फंक ने की थी, पुलिंग ने की थी, बर्जियस ने की थी, या फिर रॉबर्ट हुक ने की थी, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन की खोज किसने की थी। चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं, और जो किसने की थी, ये गलत ऑप्शन है। प्रोटीन की खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं की थी। आज दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। प्रोटीन की खोज जो है ये रॉबर्ट हुक ने नहीं की है, इसमें भी ये गलत लिखा है ना। देखिए इनकी खोज जो है आई थिंक बर्जियस या पुलिंग में से किसी ने की है, क्योंकि ये दो ऑप्शन में से
है। इसका राइट आंसर क्या है, इन दोनों में से है। ठीक है, आप ज़रूर ये आंसर लगाइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। जबकि फंक ने किसकी की है, विटामिन की है। किसने किसकी की है, तो विटामिन्स की खोज किसने की है, फंक ने की है। जबकि रॉबर्ट हुक ने किसकी की है, कोशिका की है। ठीक है, कोशिका की जो खोज है वो किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। और पुलिंग या फिर बर्जियस में से ही किसी ने प्रोटीन की है। तो आप इसको थोड़ा सा देख के इसका राइट आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में अत्यधिक मात्रा में बना प्रोटीन किस में बदल जाता है। जो हमारे मानव का शरीर होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में बना जो प्रोटीन होता है वो किस रूप में बदलेगा, यूरिया के रूप में, वसा के रूप में, शर्करा के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में, बताइएगा। मानव के शरीर में अत्यधिक मात्रा में बना प्रोटीन जो है वो किसके रूप में चेंज हो जाता है, यूरिया के रूप में, वसा के रूप में, शर्करा के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। चलिए, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमोनिया के रूप में। जो प्रोटीन होता है वो अत्यधिक मात्रा में फिर वो हमारे शरीर में किसके रूप में बदल जाता है, अमोनिया के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये कौन करता है, तो यकृत में होता है। ये चेंज किस में होता है, यकृत में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वसा के निम्न रूप में से कौन सा रूप उदासीन वसा के रूप में जाना जाता है। बताइए इनमें से कौन सी वसा को उदासीन वसा कहेंगे, है ना। ट्राइग्लिसरॉल को कहेंगे या फिर स्टेरॉइड को कहेंगे या फिर फॉस्फोलिपिड को कहेंगे या फिर बैक्स को कहेंगे, बताइएगा। इसमें से कौन सा जो एक रूप है, मतलब वसा के निम्न में से कौन सा रूप है जो उदासीन वसा के रूप में जाना जाता है। तो ट्राइग्लिसरॉल या स्टेरॉइड या फिर फॉस्फोलिपिड या फिर बैक्स, बताइएगा इसमें से कौन सा है राइट आंसर। चलिएगा, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और राइट आंसर क्या है, ट्राइग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसरॉल को हम कौन सी वसा कहते हैं, उदासीन वसा भी कहते हैं। कौन सी वसा कहते हैं, तो उदासीन वसा भी कहा जाता है। किसको, ट्राइग्लिसरॉल वसा को उदासीन वसा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। बताइए इनमें से कौन से विटामिन हैं जो मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से विटामिन्स हैं जो मानव के शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं। देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील वाले विटामिन होते हैं और एक कौन से होते हैं, जल में घुलनशील वाले विटामिन होते हैं। और जो जल में घुलते हैं वो ही क्या नहीं होते हैं, शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। तो बताइएगा आप कि वसा में कौन कौन से घुलनशील नहीं होते। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी और डी। ठीक है ना, इसमें अच्छा दो दे दिए हैं। देखिए इसमें क्या है, ए विटामिन ए, ठीक है, और बी सी को छोड़कर डी, फिर ई और के, ये क्या है, वसा में घुलनशील हैं। वहीं पर अगर हम देखें विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या हैं, जल में घुलनशील हैं। इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, जल में घुलन, मतलब कि ये क्या होंगे, शरीर में संग्रहित होकर नहीं रह पाते हैं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। बताइए विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा। विटामिन ए में, विटामिन बी12 में, विटामिन के में या फिर विटामिन सी में। इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, बताइएगा। और इसमें बताइएगा कि B6 में
कौन सा एसिड मिलता है, ये भी बताइएगा। B6 में कौन सा एसिड मिलता है और इनमें से कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए, आपका 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B12। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, B12। B12 में क्या मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, जबकि B6 में क्या होता है, फोलिक एसिड मिलता है। क्या होता है, फोलिक एसिड मिलता है। आप इसको भी याद रखें, ठीक है। फोलिक एसिड किस में मिलता है, B6 में मिलता है, और B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। देखिए, कोबाल्ट क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व होता है जो कि मनुष्य के शरीर में विटामिन बी के केंद्र में उपस्थित होता है, और ये विटामिन B12 जो होता है आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। जो ये B12 है, मतलब जिसमें कोबाल्ट है ना, ये क्या कोबाल्ट वाली जो विटामिन है B12, ये क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि LDL क्या है, एक शर्करा है या प्रोटीन है या कोलेस्ट्रॉल है या फिर विटामिन है। बताइए LDL क्या है, LDL क्या है, बताइएगा, बताइए LDL क्या है। LDL एक शर्करा है, प्रोटीन है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या फिर विटामिन है, क्या है एक LDL, बताइएगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, C। LDL एक क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, LDL एक कोलेस्ट्रॉल होता है ना। LDL एक प्रकार का क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो LDL क्या होता है, एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है जिसके जमाव के कारण हृदयघात, नसों में खून का बहाव में बाधा आती है। तो LDL क्या होता है, एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है। जो एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग होता है उसे क्या बोलेंगे, आइसो एंजाइम, एपो एंजाइम या होजो एंजाइम या उपरोक्त सभी, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। जो एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग होगा उसका नाम क्या है, बताइए, उसका नाम क्या है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसो एंजाइम बोलेंगे या एपो एंजाइम बोलेंगे या होजो एंजाइम बोलेंगे या फिर उपरोक्त सभी, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा B। उसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। क्या बोला जाएगा, एंजाइम का जो भाग प्रोटीन युक्त होता है उसे एपो एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। एपो एंजाइम एक क्या होता है, प्रोटीन का भाग होता है जिसे प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य धातु सहायक या फिर प्रोस्थेटिक समूह से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब ये प्रोटीन के अलावा और किसी अन्य धातु सहायक से भी जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसे एपो एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन C किस में पाया जाएगा। बताइए, विटामिन C इनमें से किस में मिलेगा, मिर्च में मिलेगा, फिर कोहड़े में मिलेगा, मटर में मिलेगा या फिर मूली में, बताइएगा। इसमें से विटामिन C किस में मिलेगा सबसे अधिक, है ना। ये जो सब्जियां हैं इनमें से किस सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका टाइम समाप्त होता है और विटामिन ए जो कि विटामिन C जो है वो हरी मिर्च में सबसे ज़्यादा, मतलब कि सब्जियों में हरी मिर्च में पाया जाता है, ठीक है। कौन सी मिर्च में, हरी मिर्च में सबसे ज़्यादा मिलता है कौन, विटामिन C। और वैसे अगर बोलेंगे तो आंवला में भी मिलता है ना। आंवला सबसे ज़्यादा किस में होता है, विटामिन C आंवले में होता है। और अगर सब्जियों में देखेंगे तो विटामिन C किस में मिलेगा, है ना, तो मिर्च सब्जियों में हरी मिर्च की वो होगी, ठीक है। चल
नेक्स्ट लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की किरणों में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है। बताइए, सूर्य की किरण में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है। विटामिन डी होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन के होता है, या फिर विटामिन सी होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। क्या होता है, विटामिन डी होता है। चलिए नेक्स्ट लगा लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल होंगे। चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूध में। किस में हो जाएंगे, दूध में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन और है। चलिए बताइए, गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है। बताइए, गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होगा, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग कैसा हो जाता है, नारंगी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेज़ी से बनता है। तो कौन सा विटामिन बनेगा सबसे अधिक, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेज़ी से बनेगा, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। जाते समय क्लास को लाइक करके जाइएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।